नमस्कार, पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान संपन्न हुआ। 7,881 मतदान केंद्रों पर लोगों ने वोटिंग की। 68 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 412 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती थी। हिमाचल में 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 27,80,000 वोटर पुरुष और 27,27,000 महिला मतदाता हैं। इस बार 18-19 साल के 69,781 मतदाता वोट डालने के लिए योग्य हो गए। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आप ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। सभी सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आप के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2017 की तरह इस बार भी सिराज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रहे। उनके खिलाफ कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनावों में भी जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस की ओर से चेतराम को ही मैदान में उतारा गया था और तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल में कांगड़ा, मंडी और शिमला, ये 3 जिले ऐसे हैं जो सत्ता का रुख तय करने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिमाचल में कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 सीटें हैं, वहीं मंडी में 10 और शिमला में 8 सीटें हैं। साल 2017 में इन तीनों बड़े जिलों में से कांगड़ा और मंडी में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। वहीं शिमला में कांग्रेस आगे रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की जीत का दावा किया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में साल 1982 के बाद से हर बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बारी बारी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तब से कभी किसी सरकार को लगातार 2 बार सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला। 68 में से 23 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने सही मायने में बारी बारी से सत्ता परिवर्तन का एक ट्रेंड सा सेट कर दिया है। इन 23 सीटों पर हर साल विधायक बदल जाते हैं। साल 2012 में कांग्रेस ने बीजेपी को बेदखल किया था और सत्ता में आई थी। वहीं 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर अपना कब्जा जमाया। साल 2012 में कांग्रेस ने कुल 36 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 26 सीटों पर। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे और 1 सीट एलएचपी के पास थी और अन्य 5 ने जीती थी सीटें। वहीं साल 2017 में यहां बीजेपी ने 44 सीटें जीती। कांग्रेस के हिस्से में 21 विधानसभा सीटें आईं। सीपीएम को 1 और 2 निर्दलीय के खाते में आईं। बीजेपी की जीत के बाद जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में मतदान करने के बाद कहा कि पुराना रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, उनका चेहरा सामने आ गया है। वह बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने के लिए हैं। उधर केजरीवाल ने अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की बात कही है। तो हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव संपन्न हो गए हैं। 66% मतदान यहां पर हुआ है, जो पिछले बार के मुकाबले में कम देखा जा रहा है। पिछली बार यानी कि 2017 की बात करें तो करीब 75% मतदान यहां पर हुआ था और इस बार 66% मतदान हुआ है। तो अंतर इस बार हमें देखने को मिला है, यानी कि कमी आई है जो प्रतिशत है मतदान में। लेकिन अब नतीजों के बाद ही जो स्थिति है स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इस बार जनता ने किसे चुना है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर 1982 से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है और क्या इस बार भी ये सत्ता परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर। संजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं और रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। संजय शर्मा जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि मौजूदा सरकार फिलहाल आपकी है हिमाचल प्रदेश में और इस बार जो हम देख रहे हैं जो वोटिंग प्रतिशत है 66% रहा। पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो ये 75% था। इतनी कमी जो हमने देखी आज वोटिंग में, वोटिंग प्रतिशत में, किस तरफ ये इशारा कर रही है, आपको क्या लगता है? अब देखिए, जिस तरह का वोटिंग का ट्रेंड रहा है, आज मैं लगभग जिला कांगड़ा के काफी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मैं स्वयं गया हूं और जहां जहां भी हमारे बूथ, हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ के ऊपर जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो असिस्टेंस करने के लिए जो बूथ लगाए गए थे वहां पे मौजूद थी। तो यही इशारा मिल रहा है कि हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। इस बार सत्ता
कंटिन्यू होगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार जो है वो हिमाचल में बनाएगी, और जो मत प्रतिशत कम रहा है यही तय करता है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर हो तो मतदान जो है वो अधिक रहता है। पिछली बार का चुनाव जब हुआ था तो कांग्रेस की सत्ता जब जाने वाली थी तो लगभग 75% जो है वो मतदान जो है वो हुआ था, और वहां सत्ता में परिवर्तन हुआ था। कम मतदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के उसके लिए मुझे लग रहा है कि हमारे पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जी संजय शर्मा जी, लेकिन 1982 से ही हम देखते आ रहे हैं कि हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है हिमाचल में, तो क्या इस बार ऐसा नहीं होगा, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारी 5 साल की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है वो जनता ने मोहर लगाई है, और हम अपनी जो 5 साल का किया हुआ विकास और अगले 5 साल के लिए जो हमने मॉडल जो है वो विकास का मॉडल जो प्रस्तुत किया है आने वाले 5 वर्षों के लिए, उसको जो है वो लोगों ने स्वीकार किया है और हमारी बात के ऊपर विश्वास करके जो है वो हमारे पक्ष में मतदान किया है। जी चलिए ठीक है। रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है जो वोटिंग प्रतिशत में जो हम कमी देख रहे हैं, क्या ये इस बात का संकेत है कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होना है, अब दोबारा बीजेपी ही आने वाली है और वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा जैसे कि हम देख रहे हैं इतने सालों से हर 5 साल पर सत्ता बदलती है? देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष से लोगों का बहुत ज्यादा मोह भंग हो गया है और वो घर से निकले नहीं। जो इनके कोर वोटर थे वो घर से निकले नहीं, लेकिन जो बदलाव चाह रहे थे उन्होंने घर से निकला और वोटिंग किया। मैं इसको इस परिदृश्य में देख रहा हूँ। और रही बात ये जो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं वहां पे, तो दावा तो अब अगर इतिहास को रिपीट करने वाला दावा अगर देखा जाए तो हमारी सरकार बनेगी। चलिए वो बात भी छोड़ दीजिए, बात ले लीजिए विकास की। आज जो है हिमाचल की जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से वहाँ परेशान है। वहाँ पे आम जनता के लिए आपने किया क्या? हमने तो कांग्रेस ने वहाँ पे वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को बहाली किया जाएगा, जैसा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी किया है, राजस्थान में भी किया है। और हमारी सरकार आएगी तो आज जो है लगभग 8.5 लाख हिमाचली जो है वो बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। हमने वादा किया है कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और हमने बहुत सारे तमाम 10 गारंटियां दी है जो सत्ता में आने पे हम पूरा करेंगे। और जैसा कि दूसरे राज्यों में हम पूरा करते आ रहे हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की योजना हो। आज देखिए परिस्थिति ऐसी बन गई है कि आज हिमाचल की जो जनता है, मैं वहाँ के सेव व्यापारियों का ही हाल आपको बता देता हूँ कि जो सेव व्यापारी है आज वहाँ पे हिमाचल में एक प्रमुख आय है सेव उत्पादन का, और उनको बेचारों को जो लागत का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार से वो ट्रस्ट है वो मांग कर रही है कि हमें एमएसपी दिया जाए, और जो भी पैकेजिंग मटेरियल है। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, ये तमाम तो ऐसे मुद्दे हैं देखिए जो जनता चाहती है कि इस दिशा में बदलाव हो, और आपने उन सबको पूरा करने का वादा भी यहाँ पर किया है आप लोगों ने। लेकिन प्रचार प्रसार में हमने देखा जितनी सक्रियता बीजेपी की तरफ से थी उतनी आप लोगों की तरफ से देखने को नहीं मिली। सिर्फ प्रियंका गांधी की कई बार रैलियां हुई वहां पर, राहुल गांधी भी वहां नहीं पहुंचे, सोनिया गांधी की भी कोई रैली वहां पर नहीं हुई। जयरा जी, निश्चित तौर पे प्रचार प्रसार में मैं ये स्वीकार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है। मार्केटिंग पूरे देश में मार्केटिंग करने में अव्वल है, और ये क्योंकि सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है और सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है, तो इन सब चीजों में ये मार्केटिंग में बहुत आगे है। तो इसका नुकसान लगता नहीं आपको हो सकता है? आपने जयरा जी पूरा कर लूं, आपने जयरा जी देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से इन्होंने पूरा मीडिया कवरेज किया था। सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो तृणमूल का पूरा सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, वस्तु स्थिति क्या हुई वहाँ पे फिर तृणमूल की सरकार बनी। वैसे ही और हमारे कैडर जो है वहाँ पे, हमारा संगठन वहाँ पे काफी मजबूत है। पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और इस बार जनता का सहयोग और सपोर्ट हमको मिला है, और हम जन जन तक पहुंचे हैं। और प्रियंका गांधी तो चूंकि सर वहाँ पे पूरा कमान संभाली हुई थी, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, तमाम बड़े नेता जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार में लगे थे। हमारी पूरी मीडिया टीम वहाँ पे चाहे अलका लांबा हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे जयराम रमेश हो, मीडिया टीम भी वहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय थी। तो हम कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बड़े रैलियों करने में विश्वास नहीं रखते थे। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, हमने लोगों से नुक्कड़ सभा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए आपने लोगों को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की है, और इस चीज का आपको कितना फायदा पहुंचेगा नतीजों के बाद ही चीज स्पष्ट हो पाएगी। संजय शर्मा जी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र यहाँ पर अभी
अभी रत्नाकर जी ने किया, फिर बात चाहे ओपीएस की हो या फिर जो सेब व्यवसाय करते हैं उन लोगों की समस्या की हो, ये दो एक बड़े मुद्दे हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं। इसको लेकर आप लोगों ने भी बहुत वादे किए थे पिछली बार के चुनावों में, लेकिन किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, क्योंकि ये मांगे अभी भी उठ रही हैं वहां पर। तो इस बार क्या लगता है, आप लोगों को वोट मिले होंगे क्या इन चीजों को लेकर? क्योंकि इन मुद्दों को आपने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन फिर करा नहीं, तो दोबारा क्या चुनेगी जनता आपको? बिल्कुल चुनेगी। हमने जिस तरह से बात रखी है, अब ये बोल रहे हैं कि प्रचार के लिए गहलोत जी आए। जब गहलोत जी आए वहां पे तो उन्होंने कहा कि ओपीएस के मुद्दे के ऊपर जो है वो राजस्थान के कर्मचारी जो है वो भी हिमाचल आए, उन्होंने भी लोगों के साथ मिले, उन्होंने भी प्रेस वार्ताएं भी करी, उन्होंने बताया कि राजस्थान में किस तरह से जो है वो ओपीएस के नाम के ऊपर जो है ओपीएस की घोषणा करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ठग रहे हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। तो उन्होंने इनको वहीं पे बेनकाब करने के लिए कोई हिमाचल की जनता को नहीं बोलना पड़ा। राजस्थान के लोग जो है वो कर्मचारी वहां से उठ करके आए और वॉलंटियरली आए, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से उठा करके नहीं लाई, वो स्वयं आए और उन्होंने जो है वो इनके मुद्दों को, जो ओपीएस वाला मुद्दा है उसको किस तरह से डिफ्यूज किया और कांग्रेस को किस तरह से जो है वो लोगों के सामने बेनकाब किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में रखा है कि जो जीएसटी वाला मुद्दा है सेब के ऊपर, उसको जो है वो जो स्टेट का हिस्सा है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से देगी। वो सब्सिडी जो मिलती है सेब के ऊपर उसके अतिरिक्त जो है वो उनको दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हिमाचल के 12 जिला जो है वो सेब उत्पादक जिला नहीं है, केवल जो मेजरली है वो लगभग 2 जिले हैं जहाँ पे सेब का जो है वो बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये सेब को ऐसा वो कर रहे हैं जैसे 12 जिलों के ऊपर और पूरी नहीं, तो लेकिन जहां पर होता है और जहां के लोग इस चीज से प्रभावित हैं वहां के लोग भी तो वोट देते हैं ना, उस चीज पर भी तो फर्क पड़ेगा ना अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। उसमें राजा जी हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो फल उत्पादक जितने भी हैं, किसान हैं, बागवान हैं, सबका हित, सबका ख्याल रख के चलने वाली पार्टी है। अब कांग्रेस के पास जब कुछ बोलने को नहीं होता तो ये वो बंगाल का चुनाव कहाँ अतीत की लकीर पीटने के ऊपर जो है वो ये चले हुए हैं। वर्तमान के में रह करके जो है वो कांग्रेस जीना ही भूल गई है। अब ये बोल रहे हैं महंगाई है, तो आपने तो नारा 1965 में इंदिरा गांधी के समय से दे दिया था कि गरीबी मिटाओ, क्या खत्म कर दिया आपने? क्या राजस्थान की महंगाई आपने खत्म कर दी है? क्या आपने छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी है? आप अपना अतीत देख करके जो है, चलिए ठीक है, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, रत्नाकर जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। के ऊपर विश्वास लोगों ने किया है। ठीक है, जयरा जी, मैं शर्मा जी की बात सुन रहा था, इनकी बातों से यही लग रहा है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं पे कोई महंगाई नहीं है, ये कुछ उसी तरह है। चलिए संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, जवाब ले लेते हैं पहले। संजय जी मैं फिर आऊंगी, जवाब ले लेते हैं, कहिए रत्नाकर जी। जी जयरा जी, अभी शर्मा जी की मैं बात सुन रहा था, इनकी बातों से यही लग रहा है कि पूरे देश में कह लीजिए या प्रदेश में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे महंगाई बिल्कुल नहीं है। ये कुछ उसी तरह कह रहे हैं जैसा कि निशिकांत दुबे जो है वो संसद में इन्होंने खड़े होकर पूरे सदन में कहा कि कहाँ महंगाई है, कोई महंगाई है ही नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे ये तो प्रैक्टिकल है, बच्चे तक को मालूम है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो चीजें 1 रुपए 2 रुपए की मिलती थी वो सीधे 5 रुपए की मिलनी शुरू हो गई है। क्यों मिलनी शुरू हो गई है? क्योंकि आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, आपने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी लगा दी, और ये तो बात महंगाई की, आप गैस के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के सारे दामों बढ़ा दिया है। और दूसरी बात ये है, आपको लगता है कि महंगाई के एक मुद्दे पर आप लोग बीजेपी को घेरने में कामयाब रह पाएंगे इस बार? क्या हिमाचल की जो जनता है वो क्या आप लोगों का साथ देगी सिर्फ एक महंगाई के मुद्दे को लेकर? क्योंकि महंगाई तो सिर्फ हिमाचल में तो है नहीं, पूरे देश में महंगाई है। महंगाई सारे मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और महंगाई के अलावा बेरोजगारी की भी बात कर लिया जाए, अगर ये आंकड़ा उठाकर देखें कि जब 5 साल में इनकी सरकार ने कितना रोजगार दिया है, आज 8.5 लोग हिमाचली जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। वो युवाओं को तो ये रोजगार दे नहीं पा रहे, ऊपर से अग्निवीर योजना लेके आ रहे हैं जो सेना में परमानेंट नौकरियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो युवाओं में कितना रोष है वहाँ पे, आपने देखा होगा। तो युवाओं का भी समर्थन हमको मिल रहा है, हमको माताओं बहनों का भी समर्थन महंगाई की वजह से मिल रहा है।
संजय शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। देखिए, आज जब जनता पहुंची होगी मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वो जहन में गई होगी, किसको उसने वोट दिया होगा? हालांकि दावा तो आप कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है सबसे ज्यादा अहम मुद्दा इस बार क्या रहा होगा और क्या सोचकर इस बार वोट डाला गया होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास ही जो है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है और रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल में जो है वो उत्तरांचल की तरह बाहर जो है वो रोजगार ढूंढने की आदत नहीं है, वो हिमाचल में ही ढूंढ। और हमने 8 लाख नौकरी देने का वायदा जो है वो जनता के साथ किया। हमने अपने भविष्य की योजनाएं जो है वो जनता के सामने रखी है। हमने लगभग जो है वो 8 लाख नौकरी का जो है वो वायदा किया है। हमने ओपीएस के मुद्दे पे लोगों को बरगलाने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि हमने लोगों के सामने ये रखा कि पूरे देश के अंदर जब इतने वर्षों से लटका हुआ मुद्दा था वन रैंक वन पेंशन का, उसको अगर किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हमने उसको क्षेत्रवार तरीके से पूरा नहीं किया, हमने उसको पूरे देश में एक साथ लागू किया। उसकी उस समस्या का निदान निकाला और उसका जो है वो हल निकाला, पैसे का प्रावधान किया। ये केवल जो है वो कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। हमने कांग्रेस का बेनकाब किया कि 2004 के अंदर जो है वो तब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया और कर्मचारियों के हितों को जो है वो उन्होंने नजरअंदाज किया। लेकिन संजय शर्मा जी, आज भी अगर हम हिमाचल में जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं ना जमीनी स्तर पर, संजय शर्मा जी देखिए, आज भी अगर हम वहाँ के लोगों से बात करते हैं जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो लोग ओपीएस का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम मानते हैं वहां पर, और कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे को उठाया है उसने, और इसको पूरा करने का वादा यहाँ पर किया है। आप लोगों की सरकार 5 साल तक रही, आप लोगों ने इस दिशा में कोई अहम कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम जो है वो ओपीएस का मुद्दा कोई ऐसा है। क्या राजस्थान में इन्होंने हल कर दिया? मैंने आपको अभी बताया कि राजस्थान के कर्मचारी हिमाचल में घूम के बता रहे हैं कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इन्होंने घोषणा छत्तीसगढ़ और वहां पे कर दी, और पैसा मांग रहे हैं। ये एनपीएस के अंदर जो डिपॉजिट बना पैसा जमा है, जिसको जाना है कर्मचारी के सीधे उसके अकाउंट में जाना है, और उसके ऊपर क्लेम कौन कर रही है? छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। उसके ऊपर क्लेम कौन कर रही है? गहलोत जी कर रहे हैं। गहलोत जी प्रधानमंत्री से कहते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि हमने जो है वो घोषणा तो कर दी है, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये पूरी नहीं होगी। तो अब ये कैसे इसी तरह से इन्होंने हिमाचल में घोषणा कर रहे हैं, लेकिन रास्ता कोई नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे उसको पूरा करेंगे। तो कांग्रेस के झांसे से निकल करके लोग जो है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी का दर्द समझती है, कर्मचारी हितैषी है, और इसका अगर कोई स्थायी हल निकाल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है। इसी मुद्दे के ऊपर जो है वो लोगों ने वोट हमारे पक्ष में, मुझे पूर्ण विश्वास है, वो किया है, और आने वाले 8 दिसंबर को जो है वो सामने जी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 8 दिसंबर को। रत्नाकर सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं इस तरह के मुद्दे उठा के, और साथ ही साथ ये भी बताइए, देखिए हिमाचल में मुख्यमंत्री का कोई बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से हमें देखने को नहीं मिलता है। वीरभद्र सिंह जी थे तो एक बड़ा जनाधार उनके साथ था, लेकिन अब इस बार का जो पहली बार उनके बिना चुनाव हुआ है यहाँ पर, तो इस चीज का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है क्या इस बार के चुनाव में, क्योंकि और कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दे रहा है हिमाचल में कांग्रेस में? देखिए जयरा जी, बहुत बार चुनाव बिना चेहरे के भी लड़ा जाता है। पार्टी जो है अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, तो इस चुनाव में भी वही हुआ है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं, चाहे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं। तो मुद्दा महत्वपूर्ण है जनता के लिए। चेहरा वो तो जब चुन के आएंगे तो विधायक दल अपने आप अपना नेता चुनेंगे और सर्वसम्मत से चुनेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सर्वसम्मत से सारे काम होते हैं। इनकी तरह नहीं होता कि गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाता है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीजें की गई। तो हमारा कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। देखिए जयरा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज ये है कि संजय जी के मुंह से आप देखिएगा, कहीं भी कोई आत्मविश्वास वाली चीज कहीं नहीं झलक रही थी। आज इनकी बातों में ऐसा झलक रहा था कि अभी जो इलेक्शन खत्म हुआ है, इनको फीडबैक मिला होगा कि ये हार रहे हैं बुरी तरह से। उसका कारण ये भी है कि इनके पास बागी उम्मीदवार बहुत सारे हैं। 68 सीटों में कम से कम 20 से ज्यादा सीट ऐसी है जहां पे इनके बागी उम्मीदवार खड़े हैं और जो इनका ही वोट काट रहे हैं। तो वहां पे तो ये पूरी तरह से हार रहे हैं। तो 20 सीट तो ऐसे ही ये अपनी खो रहे हैं। ऊपर से देखिएगा कि उस जो बागी उम्मीदवार थे उनको मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं,
वो चूंकि किसी दल की राजनीति वो बाद में उनको करना चाहिए, देश की समस्याओं के बारे में उनको पहले सोचना चाहिए। और ये जो दल को, संगठन को मजबूत करने का काम होता है वो संगठन के अध्यक्ष का होता है। तो जेपी नड्डा जहाँ पे बागियों से बात करना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट हस्तक्षेप हो रहा है। तो कहीं न कहीं हास्यास्पद स्थिति ये देखने को मिल रही है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को प्रधानमंत्री जैसा एक जो उच्च पदस्थ बैठा हुआ है व्यक्ति, वो फोन करके कह रहा है कि तुम चुनाव मत लड़ो। मतलब ये कितनी इनकी परिस्थितियां बुरी है वहाँ पे, आप ये समझ सकती हैं। नहीं रत्नाकर जी, बगावत की आप यहाँ पर कर रहे हैं कि बीजेपी में बगावत है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस में भी काफी बगावत हमें देखने को मिली थी जब आप लोगों ने सूची जारी की थी उसके बाद। नहीं, अभी जो 26 कार्यकर्ताओं ने जो रिजाइन किया था तो उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था जायरा जी। मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि जो अभी कुछ दिन पहले, ठीक चुनाव के पहले 2-3 दिन पहले 26 कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे रिजाइन किया था। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है, ये चूंकि चुनाव के पहले इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अगर 26 को हमने बगावत किया था तो 260 की हमने जोड़े भी हैं। बहुत सारे लोगों को हमने संगठन को मजबूत किया और जोड़े हैं। वो हम लिस्ट थोड़ी इनको दिखाएंगे कि हमने कितने लोगों को जोड़ा। लेकिन फिर भी भले ही वो छोटे कार्यकर्ता हो, वो बड़े नेता ना हो, लेकिन संगठन तो तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलाकर ही बनता है। चलिए ठीक है, इसका जवाब संजय शर्मा जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए बगावत तो आपकी पार्टी में भी हमने देखी है यहाँ पर, तो इसका क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है आप लोगों को इस बार? जी नहीं, हमने सारी चीजों का आकलन कर लिया है। कांग्रेस जहां तक बात कर रही है कि बागी और कौन छोड़ के गए, इनके दो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इनके बहुत सारे विधायक जो है जिनको टिकट मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की कोशिश में लगे रहे कि हम कांग्रेस का टिकट वापस कर देंगे, आप हमें ले लीजिए, क्योंकि उनको भी जो है वो हारने का डर था। इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है वो अब अपने संगठन के अंदर रह करके हम अपनी कमियों का, अपनी उसका जायजा करके सभी चीजों का आकलन करने के बाद जो है वो हम राजनीति में चुनाव के अंदर कूदे हैं। और सभी चीजों का हल जो है वो आप देख लेंगे। आज चुनाव हो गया, अब इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये आने वाली 8 तारीख को दिखाई दे जाएगा। चलिए ठीक है, आने वाली 8 तारीख को ये दिखाई देगा। संजय जी, मगर एक ही बात बताइए कि 44 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार ज्यादा की उम्मीद है? कितनी ज्यादा की उम्मीद है, क्या लगता है? सीटें जो है वो कम से कम 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके एक बार पुनः जो है वो प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी आपसे भी यही सवाल पूछूंगी। 21 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी पिछली बार, इस बार क्या लगता है कितनी बढ़त मिल सकती है, ज्यादा क्या उम्मीद है आपको? पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेंगी इस बार, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। इनकी नीतियां जो है जनता के लिए, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, बेरोजगारी हो, गलत आर्थिक नीतियां हो, ये सारी नीतियों से जनता त्रस्त है। ये सारी जनता ने इनको जो है कम वोट दिया है। वो सब आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो इनके कोर वोटर खुद बाहर नहीं निकले हैं वोट देने के लिए। तो ये सारी परिस्थिति अपने आप में बयां करती है कि ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं और कांग्रेस अपना सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो आखिर कौन जीतता है, किसके सर बंधता है सत्ता का ताज, और जनता ने किसका साथ दिया है, ये स्थिति पूरी तरह से 8 दिसंबर को ही स्पष्ट हो जाएगी जब मतगणना होगी। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।